संस्कृति से फिर एक बार व्यवहारिक जीवन की तरफ चलते हैं और अब मैं आमंत्रित करता हूं रघुनंदन सिंह रावत जी को, जो एक उद्यमी के तौर पर उत्तराखंड में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है। रावत जी, उत्तराखंड में सामान्यतः हम लोगों को फौजी के तौर पर देखते हैं, शिक्षक के तौर पर देखते हैं, एक सामान्य ग्रामीण के तौर पर देखते हैं, या राजनीति करने वाले या ठेकेदारी के तौर पर काम करने वाले लोगों के तौर पर देखते हैं। उद्योगपति के तौर पर उत्तराखंड के लोग बहुत कम दिखाई देते हैं। आप कैसे इस मुकाम तक पहुंचे, कहां से आपने शुरुआत की? धन्यवाद पंजी। सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं कल के शहीदों को, जिन्होंने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया कि वास्तव में हमें क्या करना है। और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं एपीएन चैनल का, जिन्होंने खुशी मुझे इस बात की है कि पर्वतीय आंचल के लोग इस चैनल से जुड़े हैं। और डेफिनेटली पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि 9 जिले हमारे जिस तरह से हर तरह से बिछड़ गए इन द सेंस कि जो आज की परंपरा के हिसाब से हम उनको पैचअप नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है चैनल का। तो अब आपकी बात से मैं बहुत कठिन है, मैं सही बता दूं आपको, क्योंकि मुझे 28 साल हो गए बिजनेस करते हुए। और जैसे पता है आपको कि उत्तराखंड के हम पहाड़ियों की एक बहुत बड़ी परिभाषा है कि हम लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए, हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा हमारी एक है, हम सब पहाड़ियों की एक बहुत बड़ी वो है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं जॉब करता था, उससे पहले मैं जॉब करता था, बहुत छोटी कंपनी थी वो जिसमें मैं जॉब करता था। और मुझे आज भी याद है कि मैं प्रतिदिन 22 घंटे उसमें काम करता था, 22 घंटे। लेकिन वो हर बार यही कहता था, यार तू कैसा आदमी, तुझे छुट्टी नहीं चाहिए, तुझे संडे नहीं चाहिए, तुझे होली नहीं चाहिए, दिवाली नहीं चाहिए, कैसा आदमी है। तो एक जुनून था, क्योंकि परिवार से वो दीक्षा मिली हुई कि जो भी करना है मन से करना है, मेहनत से करना है, ईमानदारी से करना है, अपने आप को प्रूफ करना है। पापा फौज में थे, तो नौकरी मैंने सिर्फ 15 साल करी है। 15 साल नौकरी करने के पश्चात एक दिन मेरे रिश्तेदार ही मेरे से मिलने फरीदाबाद आए और वो कहने लगे कि यार तुम जितनी मेहनत इसके लिए करते हो, अपने लिए करोगे तो कुछ ना कुछ जरूर कहीं ना कहीं पहुंचोगे। तो देखिए, आप एग्जाम्पल है हमारे सामने, गोदयाल जी ने जैसे भी कहा है, तो एग्जाम्पल है कि हम लोग अगर अपने लिए मेहनत करें तो हम बहुत आगे पहुंच सकते हैं। पवार जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके। और आप ताज्जुब करेंगे कि जब मैं देहरादून आया था उस टाइम पे एक स्कीम थी यहाँ पे कि सेल टैक्स में आपको 7.5% का बेनिफिट मिलेगा। तो उसी लालच में हम भी आ गए, लेकिन पैसे तो थे नहीं। मुझे याद है, आज मैं जब देहरादून आया तो 15,000 रुपये मात्र मेरे पास थे। और जब मैं बैंक में लोन लेने के गया तो मुझे कहा गया, साहब आप गिरवी क्या रखेंगे? अब इतनी हिम्मत थी नहीं कि पापा से कह सकूं जी मकान गिरवी रख दो। तो मैंने किसी तरह से रिश्तेदारों से जोड़ जाड़ के कोई 35,000 रुपये इकट्ठा किए। तो मैंने कहा सर मेरे पास तो यही है। और जमीन लेने के लिए उस टाइम पे, मैं ये बात कर रहा हूँ 1987-88 की, जमीन लेने के लिए जब मैं गया तो बोला भाई 59,000 की जमीन है और अगर मार्जिन मनी आपको लगाना है तो थोड़ा हम रेट कम कर देंगे, रजिस्ट्री के हिसाब से रजिस्ट्री आप 36,000 की करा लो। तो हमने कहा चलो जी काम हो गया। लेकिन देखिए काम तो हो गया, क्योंकि पता नहीं था, और ये नहीं सोचा मैंने कि मेरा मार्जिन मनी भी कम हो रहा है जो मुझे इन्वेस्ट करना है। और मैं वो जमीन के चक्कर में वो मैंने लिया। और उसके बाद में गया कि अब यूपीएफसी तब होता था यहाँ पे, उसके पास गया तो उन्होंने कहा साहब आप ठीक है, 1.25 लाख का लोन मुझे सैंक्शन हुआ था, पहला लोन जो मेरा था। तो उन्होंने कहा आप पहला 25% अपना मार्जिन मनी लगाइए, और पैसे फिर थे नहीं। कर किसी तरह से करके मैंने वो किया। और मुझे आज भी याद है कि 25 बाई 50 का सेट बनाने में मुझे 1.5 साल लग गया। और उसमें मैंने ये किया है यार, किसी मजदूर की दिहाड़ी में खुद बचा सकता हूँ, मिस्त्री का काम तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ उसके साथ जो मजदूर है उसको मैं जरूर जो है कम कर सकता हूँ। सामान लाना, कुछ लाना, कहीं भी
मैंने मशीनरी भी ली तो जिन लोगों को मैं जानता था उनसे ही कहा कि यार पूरे पैसे नहीं है, अभी दे दो, मैं तुमको देता रहूँगा धीरे धीरे। इस तरह से मैंने अपना काम शुरू किया और 1 जनवरी 1988 को मैंने अपना पहला बिल काटा। और आप यकीन करेंगे कि इसी देहरादून के अंदर देखिए किस तरह से लोग, जो जुझारू लोग किस तरह से डिमोरलाइज होते हैं। मुझे एमडीडीए का नक्शा पास करने में 18 महीने लगे। उस टाइम मैं जॉब छोड़ के नहीं आया था, लेकिन अब लकीली वो अभी यहीं है, वो कल, अब तो उनकी डेथ हो गई है। वो उस टाइम उपाध्यक्ष होते थे, तो मैं रोज जाता वहाँ कि नहीं जी ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। यानी जब 10 महीने हो गए तो मैंने जे भी अपना पहाड़ी भाई, उससे पूछा मैंने भाई क्या दिक्कत है, कि नहीं बिना पैसे के तो होगा नहीं। मैंने कहा भाई पैसे तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि एक शुरू से एक, जैसे गोदियाल जी ने कहा, हमारे उसमें एक है कि जो नहीं करना तो नहीं करना, गलत चीजों को बढ़ावा हम भी नहीं देते कभी, और कोशिश करते हैं कि ना हो तो ज्यादा अच्छा। जब 14 महीने मेरे को हो गए तो फिर मैंने एक चिट्ठी लिखी एमडीडीए के उपाध्यक्ष के लिए कि मान्यवर, क्योंकि मैं आपके विभाग को पैसे नहीं दे सकता, मेरा नक्शा पास नहीं हो रहा है, तो मुझे यहाँ उद्योग लगाना नहीं, मैं जाके नौकरी करूंगा। उन्होंने मुझे बुला लिया कि ये क्या लिखा हो भाई तुमने। मैंने कहा सर सही लिखा है, वो पैसे मांग रहे हैं, पैसे तो मेरे पास है नहीं, नक्शा पास नहीं। तो उन्होंने बाय द वे एई और जेई दोनों को बुला लिया कि भाई क्या है, इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा जी नहीं जी इनकी साइट गलत है, सेटबैक नहीं छोड़ रखे हैं, ये नहीं छोड़ रखे हैं, वो नहीं छोड़ रखे हैं। तो मैंने उनके सामने पूछा, मैंने कहा साहब इनसे पूछे मेरे साइट है कहाँ, क्योंकि उन्होंने तो देखा ही नहीं था। और मैंने कहा किस सेटबैक की बात कर रहे हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अभी सेटबैक किस चीज का। तो तब जाके मेरे नक्शे पे सिर्फ उनके साइन थे, उपाध्यक्ष के, न जेई के थे न एई के थे। 18 महीने लगे, लेकिन उस वजह से क्या हुआ कि यहीं पे मोहब्बे वाला इंडस्ट्रियल एरिया है, मैं पहला आदमी हूं जिसका नक्शा पास हुआ, और उसके बाद सबके नक्शे पास हुए वहां पे। हालांकि मुझे 18 महीने लगे इस चीज को करने में, लेकिन जिंदगी में एक चीज ठानी थी कि मैं पैसे से कुछ नहीं करूंगा। और यही वजह है कि मुझे आज 28 साल हो गए हैं, लेकिन अपने बलबूते पे आज मैं, लोग कई बार कहते हैं मुझे कि तेरे को बिजनेस करना नहीं आता। हाँ भाई नहीं आता, मेरी आदत ही यही है। और टचवुड मोदी जी ने 2016 में जब जेड सर्टिफाइड यूनिट के लिए जब पूरे भारत में ये कहा था, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। मैं उस पहली लिस्ट में पहला आदमी हूं उत्तराखंड का जिसको जेड सर्टिफिकेशन मिला है, और बड़ी खुशी होती है। आज भी देखिए आप इंडस्ट्रियल सिनेरियो की हम बात करते हैं, आज भी पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 70 लोग हैं जिनको जेड सर्टिफिकेशन हुआ है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है हमारी, लाखों इंडस्ट्रियां हैं, कहाँ हैं वो लोग। तो ये सिनेरियो दिखाता है कि हमारा बिजनेस करने का क्या सिनेरियो है। उत्तराखंड राज्य बनने के पहले के संघर्ष आपने बताया कि किस तरह की मुश्किलें थी, राज्य बनने के बाद चीजें कितना बदली? देखिए सर, ये जब उत्तराखंड राज्य बन, हम भी उसके पार्ट हैं। उत्तराखंड संघर्ष हमने भी किया है, और जब राज्य बना तो हमारा राज्य मैक्सिमम इन चीजों में उलझ गया कि किसको नोटिफाई करना है, किसको नोटिफाई नहीं करना। यही फर्क रहा हिमाचल और उत्तराखंड में। और मजेदार बात यह रही कि देखिए हमारे, मैं सही कहता हूं, अगर उत्तराखंड की आज हम बात करते हैं कि हमारे 9 जिलों को कुछ नहीं मिला, तो कोई इसके लिए दोष, हमारे सारे वो लोग जो उत्तराखंड के निवासी हैं और खास तौर से जो सेक्रेटरीट में हैं, ये उन लोगों की मेहरबानी है जिसकी वजह से वो 9 जिले पिछड़ रहे हैं। आज से नहीं है, जब से उत्तराखंड बना तब से ये हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है ये? अभी बताइए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जब वो लोग नहीं भला कर सकते आपका अपना, तो फिर दूसरे के लिए हम कैसे उम्मीद करेंगे? यही हालत हमारी राजनीति की भी है। आप यकीन नहीं करें, मैं कई प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूं, अबे जब लोग नहीं रहेंगे, वोट देने वाले नहीं रहेंगे, तो आपकी सीट कहां से रहेगी वहां? और मैं इतने, अभी तो बहुत थोड़े लोग बैठे हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस दिन ये रेशो खत्म हो गया, भूल जाइए विकास। 4 जिलों का विकास होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर उस परपेक्स में हम सोचे, हमारे 9 जिले रेवेन्यू क्या दे रहा है स्टेट को? कुछ नहीं। तो अब ये बताइए किस बेस पे आपका विकास होगा फिर? तो वो सोच है ही नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ था तब हम कहते कहते थक गया, मैं कहते कहते थक गया कि मान्यवर आप हाई बेस पे इनको करिए। जो भी बड़े बड़े आपके पास घराने आ रहे हैं उनसे कहिए कि आप, ये इंटर कॉलेज है, इसमें आप अपने फैकल्टी को कह के कोर्सेज कराइए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा।
मैंडेटरी करिए उसको कि नहीं आप कराए उद्योग यहाँ लगाना चाह रहे हैं तो आपको उस इंटर कॉलेज को ITI बना के वहाँ प्रशिक्षित करना पड़ेगा लोगों को, ताकि उनको रोजगार मिले। किसी ने नहीं सोचा, इसीलिए सब लोग हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून में आके बस गए, क्योंकि वो उस तरह की पॉलिसी बनी ही नहीं हमारी। अच्छा, कुछ नया था, किसी को कुछ पता नहीं था। मैं बार बार कहता रहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, नो डाउट 40,000 करोड़ का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंसुलराइजेशन कितना हुआ है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज अगर हम कहते हैं हमको कुछ नहीं मिल रहा है, असली कारण ये है क्योंकि सबके सब रेडीमेड पैकेज की तरह यहाँ पे आए हैं। वो अपनी, अगर किसी ने फैक्ट्री लगाई तो अपने वेंडरों को साथ में लेके आ गया, तो ये लोकल लोगों को कुछ नहीं मिल पाया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा उत्तराखंड का, जिसकी वजह से हम हिमाचल के अपेक्षा, हालांकि चलिए 4 जिलों में हमारा जो ग्रोथ रेट इतना ज्यादा है कि वो सब 9 जिलों को रिकवर कर दिया उसने, लेकिन हकीकत ये है कि उन 9 जिलों में कुछ नहीं हो पा रहा है। तो 9 जिलों के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या मॉडल होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, कैसे विकास हो सकता है? जी, 9 जिलों का देखिए, सबसे पहले जो जरूरी है सॉयल, जो लैंड, सबसे बड़े जो लैंड बैंक की हम बात करते रहते हैं, हमारे 9 जिलों में लैंड बैंक तो है नहीं, और जो DIC के पास थी भी वो यूपी के टाइम की थी, वो उन्हीं को नहीं पता कि ये लैंड है कहाँ पे, क्योंकि कुछ पे कब्जा हो गया है। अच्छा, कोई उद्योगपति, अब आप देखिए सीधी सी बात है, हम उद्योग किस चीज का उद्योग लगाए वहां पे, क्योंकि अगर उसको किसी ऊपर पहाड़ में जाके उद्योग लगाना है और वो सामान बेचने के लिए फिर देहरादून लाना है, देहरादून से फिर ट्रांसपोर्ट से कहीं भेजना है, तो फिजिबिलिटी आएगी नहीं उसमें। बहुत जरूरी ये है कि जिस जगह पे जो हो रहा है, मैं हमेशा वही कह रहा हूं, देखिए जैसे कृषि हो गया हमारा, बहुत अच्छा हो सकता है। हम लोगों ने एक ही बात कर रहे हैं कि छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। अब मैं कई बार इस चीज को कह चुका हूं कि खेत, मैं यहां तक रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि साहब आप एक नोटिस निकालिए कि जितने भी उत्तराखंड के मूल निवासी हैं जिन्होंने पिछले 30 साल से इस जमीन को चलता नहीं किया है, मालिकाना हक आपका रहेगा, करने का अधिकार हम दूसरे को देंगे, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो बहुत से लोग इस काम में तैयार हो जाएंगे। दूसरा, हम हर बार बात करते हैं हमारे पास कुदरत ने इतना कुछ दिया है, उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड के क्या काम आ रहा है? उत्तराखंड का वन 67% उत्तराखंड के क्या काम आ रहा है? तो जो नेचर ने हमें दिया है हम उसका भी यूज नहीं कर पा रहे हैं, और उसके लिए सबसे जरूरी है पॉलिसी जो बनाते हैं, पॉलिसी बनाने वाले उनको तो पता ही नहीं ना, वो तो कोटद्वार से ऊपर गए ही नहीं है। अगर ऑफिसर कोई जाता है तो घूमने के लिए जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का, आज हमारे यहाँ हमारे IAS भी हैं जो पहाड़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जड़ता टूटेगी कैसे? अगर कोई कुछ नहीं करने की इच्छा रख रहा है तो फिर चीजें सुधरेंगी? नहीं सुधरेंगी सर। देखिए अब कुछ मैं एग्जाम्पल देता हूँ, नए यूथ, मैं आज भी मैं हर टाइम इस चक्कर में इस धुन में रहता हूँ कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तो सबसे पहले मैंने ये किया कि अपने गांव में मैंने जो अपना पुराना मकान था उसको बिल्कुल अपने हिसाब से जब मैं, अगर मैं शहर में रहता हूँ और मैं लोगों के कह कि नहीं इसको पर्वतीय शैली का बनाओ जी, उसको देखेगा कौन, मेंटेन कौन करेगा? मैंने कहा नहीं, मैं जैसे रहता हूँ, मेरे बच्चे जैसे रहते हैं, मैं वैसा ही मकान वहां पे बनाऊंगा, सो दैट उनको आने जाने में ये न लगे कि हम पहाड़ में रह रहे, ये नहीं है वो नहीं। तो सबसे पहले तो मैंने ये किया, और मैंने अपने गांव के सारे लोगों को बुला के, जो दिल्ली रहते थे, इधर उधर रहते थे, मैंने कहा एक काम करो, तुम लोग कुछ नहीं करना चाहते, मैं करना चाह रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये राइट दे दीजिए, मालिकाना हक तुम्हारा रहेगा, मैं इन खेतों को अपने हिसाब से करूंगा, ये राइट मुझे दे दीजिए, जो ऑलमोस्ट मैं कर चुका हूं, और अब हो सकता है बहुत जल्दी मैं शुरू भी कर दूं। और यूथ जो नए आ रहे हैं, देखिए बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। अभी कई लोगों को टेलीमेडिसिन की बात हो रही थी, अभी लकीली 4 दिन पहले ही मेरे पास एक IITian है, रुड़की IIT का पास आउट है, और मैं चौंदकोट का हूँ, दोनों नयारों के बीच का हूँ, तो लकीली वो बच्चा भी वहाँ का है। तो उसको मैंने ये आइडिया, उसी ने मेरे को आइडिया दिया कि अंकल हमारे पास ये है, और मैं इस तरह, मैंने कहा वो ठीक है यार, तेरे पास किट है, सब कुछ है। तो वो बेसिकली क्या चाह रहा था, जैसे बात हो रही थी कि टेलीमेडिसिन के अलावा वो लैब की बात कर रहा था कि मुझे अगर ब्लड सैंपल चेक करने हैं, मैं तो स्पॉट पे जाके चेक कर सकता हूँ मैं। तो उसके लिए मैंने एग्जैक्टली वही कहा, तो वो बेंगलोर से कोर्स वर्क सब कंडक्ट करके आ गया, सारी किट उसने कहा मुश्किल से 26,000 की किट है, जिसमें 40 टेस्ट उसके हो जाएंगे, ये ऑलरेडी कर चुका है। मैंने कहा डॉक्टर कहाँ है? तो मैंने कहा डॉक्टर के लिए भाई दिल्ली में अगर बात कर सकता है, और उनसे आप पर आवर
एक दिन में चाहे 1 घंटा भी लो, ताकि वो रिपोर्ट्स जो है और वो सब ऑनलाइन होगा, एवरीथिंग ऑनलाइन। तो ये हैं कई बच्चे आजकल देख रहा हूँ, जो आप फर्स्ट जनरेशन, जो नई जनरेशन आ रही है, जो स्टार्टअप्स की हम बात कर रहे हैं, उनको अगर सही मोटिव दिया जाए, मैं नहीं मानता कि बहुत से कर रहे हैं आजकल। जैसे कल मैं पेपर में पढ़ रहा था कि इधर अल्मोड़ा साइड में उन्होंने कुकरी फार्म को इतना बढ़िया कर दिया कि इवन गवर्नमेंट को भी 20% तक वो लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज है, अगर उनको फील्ड दिया जाए सोचने का। जैसे सोलर की पॉलिसी अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, सोलर की पॉलिसी आई, तो सोलर की पॉलिसी में भी कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि पर्वतीय जिलों में वो सोलर लगे। ऐसे नहीं इन्वेस्टर हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ भी इन्वेस्टर हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्वतीय जिले में करना चाह रहे हैं तो कुछ रियायतें आपको देनी पड़ेंगी देहरादून और हरिद्वार और उधम सिंह नगर के सिवाय, ताकि वहां का लोग उसको एडिशनल समझे। क्योंकि देख, बेसिकली पावर परचेज अगर वहां से करनी है तो नेचुरली उसको एक्सपेंसेस ज्यादा पड़ेंगे देहरादून के कंपैरिजन। तो वो थोड़ा अगर पॉलिसी में चेंजेस किए जाए, और मेरे ख्याल से ऐसे लोगों का अगर उसमें एक्सपीरियंस अगर इन्वॉल्व किया जाए पॉलिसी बनाते समय, तो शायद ज्यादा फायदेमंद होगा स्टेट के लिए भी। रावत जी, बहुत आभार आपका, आपने बहुत अपने अनुभव सुनाए। धन्यवाद। और हम आपका ये उत्साह ऐसे ही बना रहे और आप ऐसे ही नए नए कीर्तिमान बनाते रहें, एपीएन इसकी कामना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद बहुत। मैं आमंत्रित कर रहा हूं घनानंद गगोड़िया जी और धन्ना भाई, संस्कृति से, संस्कृति कर्म से जुड़े हैं। उत्तराखंड की संस्कृति को जीवंत रखने में आपने काफ़ी काम किए हैं, कुछ अपने अनुभवों के बारे में बताइए। पहले तो मैं एपीएन चैनल और नेपाल वन, इनको मैं बधाई देता हूं कि ये मेरी शुभकामना है कि ये तरक्की में रहेगा। आपने मुझसे कहा कि संस्कृति के बारे में मेरे क्या अनुभव हैं। बहुत टेढ़े, खट्टे और मीठे अब शुरू होने हैं। माननीय, कर्मठ, ईमानदार और जुझारू और समाज के लिए तत्पर काम करने वाले माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, वो अब हमारी संस्कृति के लिए, और उससे पहले भी उन्होंने संस्कृति के लिए बहुत काम किया, समस्याएं संस्कृति की देखी, और धीरे धीरे वो अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने मुझ जैसे एक कलाकार को, जो मैं सन 70 से अपनी क्षेत्रीय भाषा की बोली भाषा, इसमें मैं हंसाते हुए चला आ रहा हूँ। मैंने जब शुरुआत की है अपनी संस्कृति की, या मैं हो या कोई आज बुलंदी पे पहुंचा हुआ कलाकार है, वो कलाकार, हमारे गांव में कोई थिएटर तो होता नहीं है, क्योंकि गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार, ये जो जगहें हैं, हम जो पहाड़ी लोग हैं, कितनी कठिन समस्याओं से हम लोग चलते हैं। हर महिला का दुख है, दर्द है। जब आप सुनेंगे पुराने लोकगीत में, उसमें महिलाओं का बड़ा दर्द भरा गीत होता है। वो घास काटने जाए, चाहे घर में रहे, चाहे उनके पतिदेव फौज में रहें, या कैसी भी परिस्थिति में वो महिलाएं जब अपने बहुत दर्द भरे गीत को गाती है, उसमें एक हास्य निकलता है। क्योंकि हमारा जीवन तो ऐसे ही रहा, लेकिन अब धीरे धीरे हम अपने उस सारोकारों की तरफ आ रहे हैं, संस्कृति की तरफ आ रहे हैं। वो कला जो विलुप्त हो गई है, वो कला जो हमको पुरानों से मिली है, हमारी तिवारी है, हमारे जितने भी काष्ठ कला है मंदिरों में है, जितने मकान की जो निकासी है, वो पुराने लोगों को धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, और अब वो लैंटरों में तब्दील हो गई है। लेकिन अब फिर सरकार ये कह रही है कि आप अपने गांव में आओ और
पर्यटक और पर्यटक आ रहे हैं, पर्यटन के लिए उन्होंने कह दिया कि आप अपने घरों में ही खुद होटल खोलो, अतिथियों को ठहराओ। देखो कितनी बड़ी बात है कि हम अपने ही गांव में बाहर से आके, जितने भारी विदेशी मेहमान हैं या इस देश के मेहमान हैं, हमारे घर में आके टिकेंगे और रोजगार हमको अपने घर पे ही मिलेगा। अभी आप देख रहे हैं कि रोजगार हजारों की संख्या में, हजारों रोजगार मिलने वाला है। तो मैं बचपन से 77 से मैं रामलीला में, मैं क्या सभी लोग रहे होंगे रामलीला में, मैं बंदर बनता था। वहीं से हमने धीरे धीरे उन अपने से सीनियर जो थे उनसे धीरे धीरे छोटे मोटे रोल करते करते और क्षेत्र में अपने, आज यहाँ जाना मनोरंजन करना, आज दूसरे गांव में जाना, तीसरे गांव में जाना, और सन 70 से लगातार मैं चल रहा हूँ। लेकिन गांव में एक कलाकार भूखा मरता है क्योंकि रोजगार नहीं है। मैं आपको एक बार बताऊं, मैं एक बार डाटा मंडी एक जगह है दुगड्डा के पास जहाँ पे गेंद मेला होता है। डाटा मंडी जयगांव भड़गांव एक गांव है, वहाँ पे हमें बुला लिया कि आओ भाई यहाँ आपने रामलीला में आज एक दिन पब्लिक का मनोरंजन करना है। तो वहाँ के जो संस्था के डायरेक्टर हैं या अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज के रामलीला में उन्होंने बोल दिया कि भाई फलाने दिन एक कलाकार हैं जो आएंगे, भीड़ आ जाए। तो हम उस दिन गए जिस दिन सुपर्णखा की नाक करती है, भीड़ आती है उस दिन। तो गए साहब, हम लोगों ने हमारी फरमाइश की, हमने बहुत नाटक भी किए। सन 70 में उस टाइम महिलाएं, लड़कियां सब भ्रांत घरों की आती भी नहीं थी और वैसे घरों की भी नहीं आती थी। तो हम ही उस टाइम खूबसूरत थे, हम ही लड़के का रोल भी करते थे। तो हमने गाने भी गाए, हंसाया भी, नृत्य भी किया और लोगों ने ताली बजाई, बड़े खुश हुए गांव के लोग। और जब हम आए, सबने कहा आज आप हमारे घर में रहेंगे। अब हंसे, सब कुछ हुआ और वो चले गए। जाड़ों के दिन की बात, अक्टूबर नवंबर में, ठंड बहुत होती है। अब कोई भी हमें अपने घर नहीं ले गया, खाने के लिए भी नहीं पूछा। हम 2 कलाकार थे, तो हम उसी मंच पे सोए। और जो मंच में जो पर्दा था हमारे गांव में, ऐसा पैसा तो है नहीं, लोग आर्थिक रूप से मदद तो इतनी कर दी कि जो अच्छा पर्दा आए, अच्छे कॉस्ट्यूम आए, ऐसा था नहीं। तो हमने रात को वो जो रामलीला राम दरबार का जो ये कर्टन भी जो पर्दा था, उसी को निकाल के उसको ही ओढ़ के सोए। ऐसी मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कलाकारी आगे बढ़ता रहा। उसके बाद रोजगार तो चाहिए। फिर मैंने क्या नाम, उद्यान विभाग में नौकरी की 7 साल, वो भी मैंने छोड़ दी। फिर मैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर में रहा, वो भी मैंने छोड़ दी। फिर मैं वैक्सीनेटर रहा, वो भी मैंने छोड़ दी क्योंकि कलाकारी का कीड़ा था मेरे अंदर। फिर मैं आखिरी में वन विभाग में आया और ऐसा सहयोग निकला कि मैं राजनीति की तरफ आ गया और 32 साल में वो नौकरी भी छोड़ ली। लेकिन मैं अपनी संस्कृति के लिए काम करता चला गया। और सम्मान वो होता है कलाकार का कि जो परफॉर्म मैं कर रहा हूँ, जो परफॉर्म मैं पब्लिक के सामने कर रहा हूँ, अगर वो दर्शक अपने दिल में जब वो ले जाता है मेरी याद या उस चीज, वो जो परफॉर्म किया है, वो सबसे बड़ा सम्मान होता है। एपीएन के दर्शकों के लिए भी कोई परफॉर्मेंस आपकी हो जाए? देखिए एपीएन के, अभी आज मैं तो आज का ही सुनाऊंगा। देखिए मैं आज जिस उसमें हूँ पॉपुलैरिटी आदमी की जो फेमस होता है आदमी, देखिए आज के डेट में मैं वो कलाकार हूँ कि मैं चाइना के हास्य चुटकुलों को कन्वर्ट नहीं करता गढ़वाली में। मैं वो कलाकार हूँ कि हमारा हास्य बिखरा पड़ा है हमारे ही क्षेत्र में, हमारे गाँव में। मैं कुमाऊं में कितनी बार प्रोग्राम का, हम छोटे छोटे थे तब मैं कुमाऊं भी गया, कई जगह गया। थोड़ा भोली भाषा का अंतर हो जाता है लेकिन कुछ नहीं। अब हमारा उत्तराखंड में ये सारी भाषाएं हमारी हैं। हम जब चाइना की भाषा समझ सकते हैं तो क्या मैं कुमाऊं की भाषा नहीं समझ सकता? ये भाषा एक
बहुत बड़ा माध्यम है हम दूसरों को आपस में मिलने का। तो अभी मैं बताऊं कि एक बार अभी आप देख रहे होंगे कि हॉस्पिटल में पोलियो के 2 बूंद अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, पोलियो के 2 बूंद लाइन लगी है हॉस्पिटल में, सामुदायिक केंद्र। वहां पे महिला देखी मैंने, भीड़ में सारे लोग बड़े जागरूक हैं आज की महिलाएं, क्योंकि पोस्टर है लगे हैं, सरकार काम कर रही है, कर्मचारी काम कर रहे हैं, और जितना प्रचार प्रसार हो रहा है कि महिलाओं को अपने बच्चे के प्रति बहुत जागरूकता है। लाइन लगी हुई, अब लाइन लगी हुई तो सब, किसी ने अपने बच्चे की उंगली पकड़ी हुई, किसी ने गोदी में रखा हुआ, किसी ने कुछ, लाइन लगी। अब बच्चे, एक बच्चा अपनी माँ के उसे गोदी में पकड़ा हुआ बच्चे ने ऐसा देखा, वहां पे पोस्टर लगे हुए, गर्भवती महिला का, फैमिली प्लानिंग का, और एक जगह में एक फोटो था, ये आप देख रहे हैं कि आयुष्मान योजना का फोटो, माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे प्रधानमंत्री साहब का, मोदी साहब का। अब वो बच्चा जो गोदी में है वो पोस्टर की तरफ देख रहा है, 2.5 साल का बच्चा जो अपने पिताजी को नहीं पहचानता, क्योंकि पिताजी कभी फौज में है। अब वो बच्चा देखो, और परिस्थिति देखो किसी इंसान की, वो बच्चा माँ की गोद में है, माँ लाइन में लगी है, अपना नंबर आ रहा है पोलियो के 2 बूंद पिलाने का। उस बच्चे की नजर पोस्टर पर पड़ी मोदी जी के, और माँ से कह रहा है माँ, और छोटा बच्चा कैसे कहेगा, उसको तो साफ बोलना भी नहीं आता, माँ बजी, बजी। अब वहां पर 3-4 महिलाएं, अरे बुरी तेरे नो रात हो चुका, क्या बोलू यो, एक बोली, फिर वही बच्चा बुरी। अब पीछे की जो थी, पीछे की महिला, वो समझ गई, उसने कहा बाप रे बाप, अरे बहन अपने बच्चे को क्या पिलाती है तू, क्या खिलाती है, बादाम घोट के पिलाती, अरे ये तो मोदी को पहचान रहा है, कितना होशियार बच्चा है। उसकी माँ गुस्से में, फिर वो बच्चा, फिर दूसरे ने कहा, अरे कितना होशियार बच्चा है, देखो मोदी को पहचान रहा है, मोदी मोदी बोल रहा है। वो गुस्से में आ गए, उसने कहा एक बार सुनो, हाँ ये मोदी नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है गोदी। फिर बोला उसने मोदी। अब आखिरी में उसने कहा देखो ये मोदी बोल रहा है। अब आखिरी में बोल तो बच्चा मोदी ही रहा था, लेकिन उसकी मां पहचानने में तैयार नहीं हो रही, क्योंकि वो कांग्रेसी थी। तो ये हास्य है और ये प्रसिद्धि है कि देखो विकास है तो दिखेगा, विकास नहीं है क्या? इतने बड़े पत्रकार के सामने मैं बैठा हूं, विकास नहीं है क्या? ये चैनल के लिए आदमी दिल्ली जाता है, बंबई जाता है, और हम अपने घर पे ही इतना बड़ा चैनल देख रहे हैं, ये विकास नहीं है क्या? एक बार फिर जमीनी हकीकत की तरफ वापस लौटते हैं और उत्तराखंड की संपदाएं हैं, उनमें सबसे बड़ी संपदा वन संपदा मानी जाती है, और उस वन संपदा की रखवाली का जिम्मा जिनके कंधों पर है, RCS रावत साहब को मैं आमंत्रित करता हूं, वो आए। RVS रावत साहब, आप लंबे समय तक उत्तराखंड के जो वन संपदा है उसके रखरखाव की जिम्मेदारियों से जुड़े रहे। क्या समस्याएं देखते हैं उत्तराखंड की जो वन संपदा है उसको लेकर, खास तौर पर राज्य बनने के बाद? सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, और आज के चैनल के जो शुभारंभ हुआ है उसमें डॉक्टर पंवार साहब और उनके सहयोगी, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा।
और मेरा भी ये सौभाग्य है कि मैं आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ और मैं भी आपको काफ़ी सुनता रहा। लखनऊ में तैनात रहा तो मैंने आपके कार्यक्रम भी देखे हैं, दूरदर्शन में और ऑल इंडिया रेडियो में भी मैं जाता रहता था। जहाँ तक वन बाहुल्य क्षेत्र उत्तराखंड की बात है, मेरा ये मानना है क्योंकि 67 से 68% वन क्षेत्र हैं, वनाच्छादित क्षेत्र नहीं है बल्कि वन क्षेत्र है। तो ये सबसे पहले वन विभाग की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में वन पंचायत, जिसकी अवधारणा तत्कालीन गृह मंत्री स्वर्गीय श्री गोविंद वल्लभ पंत जी ने की थी 1930 के दशक में, तो उस अवधारणा के आधार पर वनों का प्रबंधन, वनों का संरक्षण और वनों से आधारित हमारे क्या कुटीर उद्योग स्थापित हो सकते हैं और उनको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो वन पंचायतों की भूमिका अहम है। ये मेरा मानना है एक वनविद के नाते, एक वरिष्ठ नागरिक के रूप में। वन बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए चुनौतियां बहुत हैं, अपेक्षाएं भी बहुत हैं। अभी श्री रघुनंदन सिंह रावत जी ने कहा, यदि यहाँ वन क्षेत्र हैं, पानी की बाहुल्य है, लेकिन वो हमारे काम नहीं आता है। तो मेरा ये मानना है, मैं उनके बात को सहमति व्यक्त करते हुए कहना चाहूँगा कि हमारे नीति निर्धारण जो हो रहे हैं, और विशेष रूप से मैं पंवार साहब से भी अनुरोध करूँगा क्योंकि वो प्रादेशिक स्तर के सलाहकार भी हैं, कि हमारी जो कृषि नीति है या औद्योगिक नीति है या फिर जिससे रोजगार मिल सकते हैं नवयुवकों को, वो संबंधित रोजगार संबंधित स्किल डेवलपमेंट, क्षमता विकास है, पर्वतीय क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए। और क्योंकि हमारा प्रदेश उत्तराखंड 3 सीमा से लगा हुआ है, नेपाल सीमा से लगा हुआ है, तो सीमांत में क्षेत्र में कैसे रोजगार परक कार्य हो सकते हैं, इस बारे में भारत सरकार की योजना भी है। BADP उसको बोलते हैं, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। और पूरे, चाहे उत्तरकाशी जिला है, चाहे पिथौरागढ़ जिला है, चंपावत जिला है, चमोली जिला है, इसमें हजारों की संख्या में हमारे सैनिक लोग रहते हैं, अर्धसैनिक रहते हैं, BRO के जवान रहते हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग रहते हैं। तो इनसे कैसे तालमेल बिठाते हुए वहाँ के जो पदार्थ हैं, चाहे वो फल है या सब्जियां हैं या आलू है या अन्य जो पदार्थ हैं, उनको कैसे उससे लिंक किया जाए ताकि वहाँ का जो पदार्थ है वो हमारा, एक तो उनको मूल्य भी अच्छा मिलेगा, जो अभी अवधारणा है हमारे भारत सरकार की कि किसानों के आय में वृद्धि करना ही नहीं बल्कि दुगना करना है। तो ये तभी संभव है कि वहाँ के आलू को हम ऋषिकेश न लाएं, टनकपुर न लाएं, बल्कि वहीं के हमारे सैनिकों को, जवानों को हम दे सकें। ये मेरा मानना है पदार्थों से संबंधित। वन विभाग से अपेक्षाएं हैं, वनाधिकारियों का जो एक तालमेल होना चाहिए ग्रामवासियों से, वो एक सीधा संवाद होना चाहिए, चाहे आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और इतना बढ़िया चैनल हमारे 2 आ रहे हैं, नेपाल 1 और APN, इन चैनलों के माध्यम से, और जो अन्य हमारे यहाँ पे चैनल हैं, संवाद। यदि संवाद होगा तो हमारे कई समस्याओं का निराकरण भी होगा। और संवाद के लिए हम आपको क्या बताएं, आप तो संवाद के ही पूरे जन्मदाता हैं और पिछले कई दशकों से कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे चैनलों के माध्यम से जो गलतफहमियां हो जाती हैं, चाहे मानव वन्य जंतु संघर्ष की बात है, चाहे बंदरों का आतंक है, चाहे पर्वतीय क्षेत्रों में सुअरों का आतंक है, मैदानी क्षेत्रों में हाथियों का आतंक है, गुलदारों का आतंक है, तो कैसे इसका निराकरण किया जाए। ये जिन प्रांतों ने अच्छे काम किए हैं, जैसे बंदरों के आतंक से आजकल कहा जाता है कि साहब पलायन का एक मुख्य कारण ये भी है कि लोग खेती इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बंदर सब खा जाते हैं। बंदरों के नियंत्रण के लिए पंवार साहब, हिमाचल प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है। बंदरों के आतंक को कम करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। तो हमको उनसे सीख लेते हुए
हम अपने भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कैसे और अच्छे काम कर सकते हैं, मेरा ये मानना है सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हर जनपद में, विशेष रूप से पर्वतीय वो जनपद जिसमें बंदर बाहुल्य क्षेत्र हो गए, क्योंकि हमारे धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं, लोग मैदानी क्षेत्र से पौड़ी में छोड़ देते हैं या श्रीनगर में छोड़ देते हैं, तो ऐसे हर जनपद में बंदर बाड़े बनने चाहिए। उसमें फिर वही गांव वालों के माध्यम से जो हमारे हनुमान भक्त हैं उनको शामिल करते हुए, क्योंकि हम धर्म से भी जुड़े हुए हैं, तो कैसे उसका निराकरण हो सकता है, इसमें हल निकल सकता है, ये मेरा मानना है। बंदर बाड़े का जैसा आपने बात करी, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गायों के संरक्षण की बड़ी पहल की थी और नतीजा ये निकला कि जैसे पहाड़ में बंदर सुअर खेती बर्बाद कर रहे हैं, वैसे उत्तर प्रदेश में जो छोटा जानवर हैं वो खेती बर्बाद कर रहे हैं। अब सरकार गाय बाड़े बनाने की बात कर रही है, बजट भी आ रहा है, लेकिन बाड़ों में रोज की तादाद गायों के मरने की जो है वो सैकड़ों में पहुंच रही है। तो क्या ये प्रयोग उत्तराखंड में अगर होगा, ये इसकी सफलता कितनी क्या संदिग्ध नहीं होगी इसकी भी सफलता? जहां तक गौशालाओं की बात है, पर्वतीय क्षेत्र में गायों की संख्या वैसे ही अब धीरे धीरे कम हो गए। उत्तर प्रदेश में क्योंकि काफ़ी मैंने सेवा की है, लगभग 20 साल या 18 से 20 साल, वहाँ पर गायों को जैसे ही वो दूध देने की क्षमता खत्म हो जाती है, चाहे गाय हो चाहे उनके बछड़े हों, उनको छोड़ देते हैं। उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। उत्तराखंड के विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्र में, एक तो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में हजारों की संख्या में गुलदार हो गए, तो वो कुछ तो वो खा जाते हैं, जो अन्य जो मांसाहारी जो जानवर हैं वो भी उसको, लेकिन गौशाला के माध्यम से यदि हम कुछ रचनात्मक कार्य कर सकते हैं, चाहे गौमूत्र की बात है या फिर नहीं, मैं बंदर बाड़ों के बारे में स्पेसिफिक, अगर जो बंदर बाड़े वाला आपका सुझाव है जी, वो क्या व्यवहारिक तौर पर नियंत्रण संभव कर पाएगा? हाँ, हो पाएगा। इसलिए जैसे मैंने अर्ज किया कि हिमाचल प्रदेश में और तमिलनाडु में इस बारे में प्रयोग हो चुके हैं और उनको आशातीत सफलता भी मिली है। अब हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे पास वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यही देहरादून में केंद्रित है, तो उनके सहयोग से और जो भी हमारे विशेषज्ञ हैं जिन्होंने उन प्रदेशों में अच्छे काम किए हैं, उनके सहयोग से हम बंदरबाड़े बहुत अच्छे ढंग से शुरुआत कर सकते हैं, ताकि जो समस्या है उसमें थोड़े धीरे धीरे शनय शनय उसमें कमी आएगी। आज यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने पिरूल को लेकर, चीड़ के उपयोग को लेकर कुछ बातों की जानकारी दी थी। पिरूल का संग्रह करना ये अपने आप में कितनी बड़ी समस्या होगा? देखिए, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक के रूप में 2009 में एक मैंने शासनादेश कराया था कि पिरूल उस वक्त राष्ट्रीय स्तर पर सभी अखबारों में एक एडवर्टीजमेंट निकाल करके, और आपको जान के खुशी होगी कि जो आज कार्य हो रहा है वो तभी उसकी शुरुआत हो गई थी। मेरा ये मानना है कि अप्रैल मई जून जब मानसून की वर्षा शुरू हो जाती है, 2.5 से 3 महीने का समय मिलता है, और वो समय ऐसा है जब हमारा जो रबी फसल है वो कट जाता है, तो और स्कूल के बच्चों की छुट्टियां होती हैं, और आज जो लगभग 5 से 6 हजार वर्ग किलोमीटर में 5 से 6 हजार वर्ग किलोमीटर में जो चीड़ का जंगल फैला हुआ है, जिससे कई अग्नि की समस्या आ जाती है, घास की समस्या आ जाती है, तो उसका संग्रहण फिर वही एक प्रक्रिया के तहत ग्राम सभाओं को या सरपंचों को या वन पंचायतों को शामिल करते हुए एक प्रक्रिया बनाते हुए, और मुझे बड़ी खुशी है कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने, श्री रावत जी ने पिरूल के संग्रहण का जो कीमत है उस वक्त 1 रुपये से शुरू किया था, आज 3 से 4 रुपये, दूरी के हिसाब से 5 रुपये तक भी प्रति किलो संग्रहण की धनराशि। और जो मेरे हिसाब से, क्योंकि उस वक्त भी कुछ काम शुरू हुआ था कोटद्वार के नज़दीक, अल्मोड़ा के नज़दीक, बागेश्वर के नज़दीक, गंगोली हाट के नज़दीक, तो कई काम अच्छे हुए थे, लेकिन वो थोड़ा सा बीच में बंद हो गया है किसी कारण, मेरे हिसाब से वन विभाग के वजह से ही बंद हुआ है। तो इसको दोबारा होना चाहिए और उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। जो स्थानीय जिनके पास कोई विकल्प आजीविका का नहीं है, उनको आजीविका मिल जाएगी और निसंदेह उसका अनुकूल प्रभाव
वन अग्नि जो समस्या है उस पर भी पड़ेगा, और एक जो संवाद के माध्यम से एक दूसरे के प्रति जो सम्मान है उसमें बढ़ोतरी होगी, ये मेरा मानना है। ऑल वेदर रोड एक बड़ा उत्तराखंड का इस वक्त का एक बड़ा इशू है। इसके बनने में जिस तरह से पेड़ों का कटान हो रहा है, और ख़ास तौर पर जो ऊपरी हिमालयी क्षेत्र है जहाँ पर एक वृक्ष को पनपने में 20 साल लग जाते हैं निचले इलाकों की तुलना में, वहाँ पर जिस तरह से कटान हो रहा है, क्या आपको लगता है कि इसकी भरपाई कर पाना आसान होगा? देखिए, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण का महत्व बहुत ही अधिक है, लेकिन उसके साथ साथ न केवल भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से बल्कि विश्व के हिंदू लोग जहाँ जहाँ भी रहते हैं वे चाहते हैं कि हम श्री गंगा मैया जी की या यमुनोत्री माँ की या श्री बद्रीनाथ जी की, श्री बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करें। जो अवधारणा भारत सरकार की अभी है कि हमारे इन 4 धामों को हम कभी भी लोग यदि कोई जाना चाहे वहाँ के पर्व को या समय को देखते हुए तो हम वहाँ पहुँचें। अब रहा पर्यावरण के दृष्टिकोण से, और ये विकास की बात हो गई, तो मेरा ये मानना है जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980, ये अन्य जो भी हमारे पर्यावरण और वन से संबंधित नियम कानून हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम संरक्षण के प्रति भी जागरूक रहें, और जो हमारी अपेक्षाएं हैं एक रिलीजियस टूरिज्म के जिनसे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, टैक्सी वालों को, गाड़ी वालों को, हमारे जो पुरोहित लोग होते हैं उनको, जो घोड़े वाले हैं, खच्चर वाले हैं, काम करने वाले हैं, चाय की दुकान वाले हैं, तो दोनों में वन, पर्यावरण और विकास में हमको एक सही तालमेल, तारतम्य बैठाना होगा। और यदि हमारे जैसे बताया जाता है कि लगभग 38 से 40 हजार वृक्षों का कटान हुआ है, इससे 10 गुने वृक्ष केवल एक ही साल में लग जाने चाहिए, यानी कि 4 लाख से 5 लाख या 40 लाख पौधे लग जाए तो आने वाले समय में उसकी भरपाई हो जाएगी। सही साइंटिफिक ढंग से करें, वैज्ञानिक ढंग से करें, वो प्रजाति लगाएं जिनको स्थानीय लोग प्राथमिकता देते हैं। चीड़ का बिल्कुल हम वृक्षारोपण न करें, बांज है, बुरांस है, हमारे काफल हैं, आंवला है, हरड़ है, बहेड़ा है, ऐसे प्रजातियों का हम रोपण करें जिससे स्थानीय लोगों को बाद में रोजगार भी मिले और उनको ये लगे भीमल है, खड़ीक है, कचनार है कि इससे हमको रोजगार भी मिलेगा, इससे हमको रेशा भी मिलेगा, इसको हमको रंग भी मिलेगा और कल हमें चारा भी मिलेगा। लेकिन क्या ऐसी तैयारी है हमारी कि हम 38 लाख पेड़ लगा सकते हैं कि हालत ना हो तो वो ऐसी प्रजातियों के पेड़ हों, ऐसी नर्सरी हमारे पास हैं? देखिए, एक पहल की गई थी आज से लगभग 6-7-8 साल पहले, महिला किसान नर्सरी। मेरी अवधारणा ये थी कि वन विभाग के यदि 630 के लगभग पौधालय हैं तो उनमें से ऐसे पौधालय जिनका हम सही ढंग से प्रबंधन किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जान के पंजू बड़ी खुशी होगी कि 230 पौधालयों का चिन्हीकरण करके महिलाओं को दिया गया था और उनको तकनीकी जानकारी, उनको शुरू में जो सहायता होती है या आर्थिक रूप से जो खाद पानी सबकी व्यवस्था, और उनको ये कहा गया था और उन्होंने किया कि जो प्रजाति आपको चाहिए वही आप उगाइए। जिन प्रजातियों का मैंने उल्लेख किया उन्हीं प्रजातियों को, ऊपरी हिमालय क्षेत्र में रिंगाल है, मैदानी क्षेत्र में माना बांस, यद्यपि लोग बहुत अच्छा नहीं मानते हैं लेकिन उसकी भी उपयोगिता है, और बाकी हरण, आंवला, बहेड़ा है, कचनार है, ये खड़ीक है, भीमल है, बांज है, बुरांस है, काफल है, इन प्रजातियों का लोगों ने न केवल हजारों में बल्कि लाखों की संख्या में, यहाँ तक कि दालचीनी है, तेजपात है, ऐसे प्रजातियों को उगाया और बहुत अच्छे ढंग से वो चल गया और उसको और सुदृढ़ करना चाहिए। फिर मैं यही अपेक्षा करूंगा वन विभाग से, राज्य सरकार से कि महिला पौधालयों को पुनर्जीवित करते हुए उन्हीं प्रजातियों का प्रजनन करें, पुनरुत्थान करें जिन प्रजातियों की उनकी प्राथमिकता है, न कि विभागीय प्राथमिकता। तो निसंदेह हमको सहयोग भी मिलेगा, पौधे भी हमारे तैयार होंगे और कल आने वाले समय में उससे हमको आजीविका में भी कहीं न कहीं कुछ अंश हमको अवश्य मिलेगा।
चलिए, इन उम्मीदों के साथ कि जो आप जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा होगा और उत्तराखंड की वन संपदा जो धीरे धीरे कम हो रही है वो फिर से बढ़ेगी और उत्तराखंड ग्रीन बोनस का हकदार होगा। उत्तराखंड देश को शुद्ध हवा देने का सबसे बड़ा साधन बनेगा। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्कार। जय। एपीएन दर्पण के इस कार्यक्रम में समस्त अतिथियों का, समस्त हमारे दर्शकों का और हमारे साथ जिन जिन लोगों ने बातचीत में हिस्सेदारी की उन सब का एपीएन की तरफ से हार्दिक आभार। कार्यक्रम का अब हम समापन कर रहे हैं। आप सबका धन्यवाद।